हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों प्लीज बहुत ही बच के रहो, है ना। वैसे आप सबको पता है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। बिल्कुल बाहर निकलो ही मत कहीं भी, है ना। हाँ बच्चों, टेस्ट 3 करना है हमें। जस्ट सेकंड। ये इतना पंगा है ना आजकल। जस्ट अभी मेरे को मतलब फोन आया कि मतलब जिससे मतलब मैं कल मिला था ऑफिस में किसी से। मैं अभी इतने दिन से तो जान ही रहा था, मैं 2-3 दिन से जाने जाना शुरू किया। एंड वो दैट पर्सन इज पॉजिटिव। तो ये तो प्रॉब्लम ही बहुत है। हमें टेस्ट 3 करना है ना बच्चों आज। क्या कह रहे हो उज्जवल? अच्छा तुम लोग तो जा रहे थे, हाँ। चल देखते हैं अभी। तो अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, हमें बेफिजूल टेंशन लोगे। नहीं नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ। आई विल टेल यू। हाँ जी। टेस्ट 3 में बताओ। टेस्ट 3 ज्यादा टफ था क्या ऋषभ? सर काफी मतलब मेरी तो फिजिक्स भी ऊपर से कमजोर है और ये देख के तो है अजीब ही हो गया था। पेपर टेल यू। वन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। पेपर टू में तो सर मतलब का जहां देखो डायग्राम और बहुत हार्ड डायग्राम और उसमें शायद अच्छा इंटीग्रेशन लग रही थी काफी में। अच्छा। खैर मैंने भी देखा नहीं है, बट जैसे पेपर 1 मैंने अभी नजर मारी थी, तो आई फील बेसिकली ना बच्चों, मतलब क्या है, औरों के लिए भी है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप इस तरह मत सोचो कि यार भी ये तो बहुत टफ है, ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा। बेसिकली इसमें ना इन्होंने सॉर्ट ऑफ ऐसा किया हुआ है कि सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। मतलब जो आईआईटी का एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट सारे ऐसे नहीं आ सकते। मतलब इट इज अ मिक्स ऑफ इजी एंड हार्ड क्वेश्चंस। इन टेस्ट में थोड़े हार्ड वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो उस तरह मत टेंशन मत लेना, मतलब इनमें मार्क्स कम ही आएंगे, आप ये मान के चलो। हाँ जी। मुझे बताओ पेपर 1।
सर जी फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो बस वो फॉर्मूला याद रखना है, फिर कुछ सोच भी सकते हैं। कौन सा? फोर्थ वाला क्वेश्चन। नहीं, इसमें फॉर्मूला ही है और ये फॉर्मूला सिलेबस में भी नहीं है, तो मतलब फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और सर वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, और ऐसे जो बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक सा? प्रेशर या फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के भी होते हैं, वो कल एक ग्रेविटी वाला भी आया था। वो सर वो ग्रेविटी वाला भी बाद में मुझसे नहीं हुआ था और ये भी नहीं हुआ था सर, वो एक बार यार तो बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ये काम का है फॉर्मूला कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसकी ये ग्रेविटी। इसको उसमें कन्वर्ट कर लो ग्रेविटी के हिसाब से, इक्विवेलेंट निकाल के। बस यही चीज यहाँ भी यूज होनी है इस फिफ्थ क्वेश्चन में, तो दिस इज यूजफुल टू रिमेम्बर, मतलब क्योंकि ये आता होगा तो फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो टाइम लगेगा, कि ये प्रेशर होता है। आगे सर ये जो सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के अंदर मतलब सर पेपर में ये नहीं सोचा गया था वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगी, क्यों आएगी, बस वो बता दो सर, बाकी ट्राई कर लेंगे बाकी। इसमें मैग्नेटिक फोर्स कौन सा अभी? तो मतलब मैं मतलब श्योर नहीं हूँ कि इसको मैग्नेटिक फोर्स ही बोलेंगे, मतलब कि वो फोर्स जो इसके चार्जेस की वजह से इसके ऊपर ही आ रही है। यार मुझे लग रहा है इसमें मिसप्रिंट है कुछ क्वेश्चन में, मतलब कुछ तो चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ, मतलब अदरवाइज चार्ज को तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। वैसे सर इन्होंने आ, ना ऐसा कर रखा है कि सॉल्यूशन में कि इसके ऊपर चार्जेस घूम रहे हैं, उसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली हुई है, फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने कह रखा है कि वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फोर्स आ रहा है।
नहीं भाई, सेंस नहीं बन रही इसकी। छोड़ दो भाई इसको। ये तो खुद ही के, मैंने देखा अभी सॉल्यूशन, ये तो खुद ही के चार्ज के कारण फोर्स लगा दी अच्छा, ना। सर इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो जल्दी जल्दी हिंट देके और जिसमें डाउट हो वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन करके चलें तो शायद अच्छा काम हो नहीं, जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मतलब ना, जो क्वेश्चंस मतलब इसमें सॉल्यूशंस भी ठीक ठाक दिए हुए हैं, मतलब मैं अगर हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाऊंगा ना तो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। रादर हम उस तरह चलें कि किन क्वेश्चंस में जैसे आपको लगता है कि सॉल्यूशन बिल्कुल ही एक्सप्लेनेटरी नहीं है, मैं वो वाला एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा। या मैं चलो शुरू से एक बार वैसे ओवरव्यू दे दूं कि कौन सा होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, क्या यस है। सर, यस सर, ये यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे फर्स्ट होने वाला है बिल्कुल, है ना। फर्स्ट हुआ था बच्चों। यस सर, ये तो आपने लगभग ना सेम एग्जांपल भी कराया था एक बार हमारे, जब आप सर्कुलर की डिवीजन करा रहे थे। हाँ, तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सिचुएशन है। आ, हमें पता है कि इसमें सारा कुछ क्या करना है, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए इशू। मतलब आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt होती है, नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होती है, उन दोनों को यूज करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हो सकता था। इसमें क्या है कि आपने बस जैसे ये जो स्फीयर है, आप इसके ऊपर इस रॉड के कारण ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, लाइक दिस। और ये लोएस्ट पॉइंट के अबाउट आप इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि ये प्योर रोलिंग ही हो रही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे, और इसकी हेल्प से अब टॉर्क लिख दोगे आप। बेसिकली ये फोर्स और डिस्टेंस बन गया ना, ये डिस्टेंस d बन गया, फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है। तो एक इक्वेशन आ गई इस स्फीयर के लिए कि n इंटू डी जो भी बनेगा इज इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट के अबाउट जो भी होता है i 5/3 mr स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। फिर फिर जो रॉड है, आप उसके ऊपर ये रॉड है, इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये लेंथ दी हुई है, तो रॉड के ऊपर एक mg होगा इसका ऐसे। तो इस रॉड के ऊपर आप mg इंटू आर करके -n इंटू एल करके इस रॉड का बन जाएगा इक्वेशन अल्फा की। और फिर नेक्स्ट होगा कि आप यहाँ पे आपको ये करना होगा कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी इसके ऊपर वो लगाना होगा कांटेक्ट कंस्ट्रेंट कि
एक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी रोटेशनल अच्छी है तो ये छेड़ो, अदरवाइज नहीं इसका सेंस। थर्ड हो गया बच्चों, थर्ड आसान था। यस सर, बस सर थर्ड के अंदर एक डाउट था हाँ कि जब वो पार्टिकल बी पे जाएगा तो वो उसके बाद में आगे से बाहर निकल जाएगा ना, मतलब इसके अंदर वैसे ऑसिलेशन नहीं होंगे। हाँ, वो तो बस बी पे स्पीड निकाल लो जो भी आती है। क्योंकि इसके अंदर अब इनिशियली स्पीड दे रखी है मैक्सिमम पोजीशन पे, तो फाइनली वो मैक्सिमम पोजीशन पे स्पीड होगी। हम्म, जी सर। तो ये तो बाहर ही निकल जाएगा। आगे फोर्थ बच्चों नहीं, फोर्थ इज आउट ऑफ सिलेबस। फिफ्थ हमारा डिस्कस हो गया। ये बच्चों सर्किट्स वाले क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए, दीज आर जनरली सिंपल, और हमें पता है कि इसमें क्या करना है, ले दे के वो किरचॉफ ही लगनी है, तो ये क्वेश्चंस कभी मत छोड़ो। ये हो गया था बच्चों सिक्स। तो ये बिना सॉल्व करे ना, मतलब लॉजिकली करा तब गलत हो गया था। बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आराम से हो सकता है। हाँ जी सर, मतलब अगर सीधा देखें ना तो ऐसा लगता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, और वो हम्म, रेजिस्टेंस है, वो करंट हमेशा कम करता जाएगा, आखिर में जीरो ही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, नॉर्मल एल आर सर्किट का है। आई थिंक इसमें तो वो भी नहीं यूज, इक्वेशन भी नहीं यूज होएगी, सीधा ही हो जाएगा। कौन सी सर? स्टेडी स्टेट पे ही पूछा है ना? आपने तो बस सीधा इनिशियल और फाइनल सिचुएशन ही कंपेयर करनी है। यस सर। क्या होगा इस केस में स्टेडी स्टेट पे? सर आई नॉट बाई थ्री आ रहा था, और वो ना ये एल और टू एल के बीच में जाता रहेगा, आर के क्रॉस करंट जीरो हो जाएगा स्टेडी में। बच्चों इनिशियली दोनों में आई नॉट जा रहा है, राइट? तो ठीक है, यहाँ से टू आई नॉट निकल गया, ये तो हुआ इनिशियल इंस्टेंट। बताओ फाइनली क्या होगा बच्चों, और ये कैसे निकाला आपने? यही एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा है देखने वाला, बाकी तो ठीक है। फिर इंटीग्रेट करके ही होगा या फिर कोई और तरीका नहीं? क्या आता है इस केस में फाइनली? सर आई नॉट बाई थ्री आ जाता है दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और रेजिस्टेंस रजिस्टर के अक्रॉस जीरो हो जाता है। रिजॉल्व ही करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन तो एक बार लिखनी पड़ेगी, बट सिंपल सी इक्वेशन ही बनेगी, है ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। यस सर। हम्म, ठीक है आगे। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया। थर्मो हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। थर्मो के क्वेश्चंस आर यूजुअली वेरी सिंपल।
ये जो सबको थर्मो वाला सबको पता है कैसे करना है? इसको कन्वर्ट कर लो पीवी में, वो सेफेस्ट तरीका है ना? नहीं तो इसी से ही आप लिख लो कि जैसे ए से बी कैसा प्रोसेस हो गया कि v बाई टी कॉन्स्टेंट वाला हो गया, बी से सी गिवन होगा कि वी टी कॉन्स्टेंट है, तो सारे प्रोसेसेस गिवन है, उससे आप वर्क डन निकाल लोगे। सबको आता है कोई भी जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना? जैसे बच्चों एक केस ये बना, एक केस ये बना, वी टी कॉन्स्टेंट, कैसे निकालते हैं कोई जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, और वो एक्स होता है पीवी की पावर एक्स। मतलब वो सीधा ये फॉर्मूला सबको आता है, पीवी रेज़ टू पावर एम कांस्टेंट लेके, यस सर। ये जनरल प्रोसेस हो गया। इसका हाँ वर्क जी। डन वाला फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। क्या होता है? माइनस वो एन आर डेल्टा टी अगर एन टेम्परेचर। आर डेल्टा टी ओवर 1 माइनस एम, है ना? यस सर। हम्म, ये बड़ा काम आता है फॉर्मूला। ठीक है जी, आगे बच्चों। सर उसमें एफिशिएंसी में अपने 1 माइनस डेल्टा टी अपॉन टी इनिशियल करेंगे इसी में सर, सेकंड क्वेश्चन जो है। हाँ हाँ, क्या करेंगे? हाँ 10th क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, यस। इसमें आप सर क्या कह रहे थे? मतलब वर्क डन इसमें कौन सा चेंज लेंगे हम कि नहीं एक देखो, सीन को। देखो एफिशिएंसी का एक जनरल स्टैंडर्ड तरीका होता है एफिशिएंसी निकालने का। वो क्या होता है कि एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू पॉजिटिव। मतलब ये हर क्वेश्चन में यही लगता है। और ये जान के पूछते हैं आपसे क्योंकि इसके अंदर सब कुछ करना पड़ जाता है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ए से बी, बी से सी, सी से ए, तीनों प्रोसेसेस के लिए वर्क डन लिखना पड़ेगा और डेल्टा क्यू लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। और और फिर ये वाला फॉर्मूला डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है कि आपने सिर्फ वो वाले क्यू लिखने हैं उन पार्ट्स के जहां पे डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है, सबके नहीं लिखने। ओके ओके सर। आगे सर 11th समझ में नहीं आया। देखो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसको पहले हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। हमें दे दिया कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें ये कहा है कि एंगल 37 के ऊपर ये लिफ्ट होना चाहिए ब्लॉक। with then the string makes an angle 37. तो इसमें आपको
देखो ये तो पक्का ही है कि कंडीशन क्या बनेगी फाइनली कि आपको इसका टेंशन, फाइनली तो हमें टेंशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मतलब जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है टी साइन थीटा वो इक्वल टू एम जी हो जाए, राइट? यस सर। अब ये देखना है कि इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है, टेंशन आइडिया लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक्सेलरेशन से ही लिंक होएगी हाँ यस सर। ना, फोर्स आएगी कोई उसी से ही कुछ वो बनेगा। तो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं हम ब्लॉक की स्पीड, ये तो ऊपर तो वी नॉट है, मान लो ब्लॉक की स्पीड v है इधर को और एक्सेलरेशन भी a बन जाएगी। तो एक तो हम हमें यहाँ पहले एक तो कांटेक्ट ये मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट करनी होगी कि ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो नीचे से ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग हो गया v cos थीटा, ऊपर से हो गया ये v नॉट साइन थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बन गई v नॉट tan थीटा। क्वेश्चन में ना जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है वो ये कि क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए था कि मतलब स्ट्रिंग हमेशा खिंचा हुआ है। ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो a बन गया v नॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt। ठीक है। अब व्हाट इज d थीटा बाई dt? d थीटा बाई dt इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एंगुलर वेलोसिटी होती है रिलेटिव वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इधर और इधर वाली, अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो बन जाएगा ये इधर से देखो ये v नॉट साइन थीटा आएगा
नहीं, वी नॉट cos थीटा, यहाँ उल्टा आएगा और उधर से v sin थीटा, लंबा ही है ये भी क्वेश्चन। दिस अपॉन l, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेसिकली d थीटा बाई dt की टर्म खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ से एक्सेलरेशन आएगी और फिर इससे मतलब आपके पास a निकल आएगा। फिर आप y डायरेक्शन में कंडीशन पुट करोगे कि t sin थीटा इक्वल टू mg, x में t cos थीटा इक्वल टू m, उससे होगा। टफर साइड पे ही है क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन बच्चों इसके जैसा किया हुआ है हमने जनरली। ये मतलब स्टैंडर्ड टाइप सी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना फर्क है कि इसको इंक्लाइन प्लेन पे कर दिया। नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, ख्याल है? यस सर। फाइनली v को ओमेगा r से इक्वल करना है। मतलब इसमें लीनियर रिलेशन भी बनेगा, एंगुलर भी बनेगा। थर्टींथ आई थिंक इजी है। 13 सबको पता है कैसे करना होता है? ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? सर मतलब जो इससे नीचे वाली साइड एक्सेलरेशन है और जिससे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है उनका रेशियो। क्या नीचे वाली साइड क्या? मतलब जो बेस वाली साइड एक्सेलरेशन है और जो इसकी रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेलरेशन है उनका रेशियो होता है इसका tan थीटा। हाँ मतलब ये इसकी एक्सेलरेशन एक 4 इधर को है, राइट? ये एक्सेलरेशन तो दी हुई है हमें, है ना, कि ये इसकी इतनी एक्सेलरेशन है। हाँ जी सर। हम्म, तो ये इस तरफ को हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो g cos थीटा होती है। तो ये जो सरफेस बनेगी वो इसके रिजल्टेंट के अलॉन्ग ही बनेगी। तो उससे आपके पास ये एंगल थीटा निकल आएगा। एक बार एंगल थीटा निकला तो बस फिर तो वॉल्यूम ही निकालना। फोर्टीन हुआ बच्चों? यस सर। 14 तो बस बेसिकली दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, है ना? यस इस लूप को लगाओगे तो ये आरसी बन गया, बाहर वाले पे लगाओगे तो एलआर बन गया, दोनों को ऐड कर दो बस। यस सर। रोटेशनल कुछ ज्यादा ही है इसके टेस्ट में। ये 16 के अंदर ये जीरो एरर नहीं दे रखा, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 4 एक सेकंड में 15 देख रहा हूँ। ओके, 15 हुआ बच्चों? यस सर। 15 इज इजी, राइट?
ए और सी में तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो हम ही बनाया है। तो आपके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसका ये वाला डिस्टेंस ले लोगे, बस इसके अबाउट निकाल दोगे। वो जैसे रॉड वाले नहीं होते क्वेश्चंस, वही चीज़ है बस, ये तो हम ही फिगर बनाया कि जो रॉड को रोटेट कर रहे हैं उस केस में जो बनता है। ओह ओके सर। Yes, sir. हाँ, क्या कह रहे थे 16th में? सर ये जीरो एरर दे रखा है, ये 4 डिवीजन अबव द रेफरेंस हाँ, जीरो लाइन। एरर, हाँ। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बाद में? ऐड करेंगे सर, ये नेगेटिव है। एक सेकंड। अच्छा हाँ, मैंने उल्टा पढ़ लिया था। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज 4 डिवीजंस अबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है, मतलब नेगेटिव एरर है ना। अच्छा सर। मतलब एरर जो हुआ वो -4 हुआ, तो इसलिए फाइनली ऐड हो जाएगा, ऐसे कर लो। ओके। प्लेन ऑफ डिस्क इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, उसके ऊपर यूनिफॉर्म वो है। तो बस आपने क्या करना है बच्चों, ये भी सिचुएशन आसान है। आप बस इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट mg की टॉर्क इधर को आएगी। ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है ये कुछ भी नहीं है, बस इस डिस्क का, अच्छा वो निकालना पड़ेगा। इस डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको रोटेट करके वो पतली पतली स्ट्रिप्स लेके इसका m निकालना पड़ेगा, उससे टॉर्क आ जाएगी m क्रॉस b। उन दोनों को इक्वेट करना है बस। हाँ। सर एक इससे सिमिलर सा और एक डाउट वो भी था। आएगा इसमें, डिस्क के mg की भी टॉर्क आएगी, वो भी देखना। सर वो जो दिखाते हैं ना, एक जनरल एक्सपेरिमेंट सा कि तार लटका देते हैं, उसके साथ में एक व्हील कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो व्हील को घुमाते हैं तो वो व्हील अचानक से नीचे नहीं गिरता। हाँ, फिर वो वाली डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, कि मतलब वो वाली फोर्स किधर लगेगी? ये वो तो कुछ अलग ही चीज होती है, वो तो कुछ गायरोस्कोप के कंसेप्ट्स होते हैं उसमें। वो मेरे को लगा इसमें वो भी लगेगा, नहीं नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा अरेंजमेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज आपने कभी पढ़ी ही नहीं वो कैसे यूज हो जाएगी। तो ये टेस्ट बेहतर ऐसा ही था ना। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम है अभी जो पेपर 1 में आया था ब्लॉक वाला, बिल्कुल उसकी तरह करना है, सारा कुछ वैसे ही थीटा लेके सब कुछ करके।
मतलब इसकी वेलोसिटी इधर को, इसकी वेलोसिटी इधर को लेके, तो फर्स्ट पार्ट तो सीधा ही है कि v cos थीटा इक्वल टू v नॉट, बस इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आएगी और उससे टेंशन। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों किस पे बेस्ड है, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, कि अलोंग द नॉर्मल आपने वेलोसिटी सेम कर देनी है। सिलेंडर की वेलोसिटी नीचे को है, इसकी इधर को, इसकी इधर को, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स इक्वेट कर दो दोनों के। ये भी आसान है, मतलब हो सकता है। थर्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्टैंडर्ड केस। फोर्थ भी बच्चों आसान है ना, मतलब जिनमें बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हो उनको तो आसान ही कहेंगे। सर इसमें फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन में अपने क्या यूज करेंगे? इसमें बस प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। अच्छा ठीक है, वो दिमाग में है पेपर। इसमें बस ये ध्यान रखना है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट्स हैं, मतलब ये सिलिंड्रिकल ट्यूब नहीं है, पैरेलल प्लेट्स हैं। तो ये एक बच्चों बात याद रख सकते हो कि जब ऐसे पैरेलल प्लेट्स होती है ना, जब उनमें इस तरीके से वाटर होता है, तो जैसे नॉर्मल केस में जो हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर 2s/r होता है, इस केस में एक्सेस प्रेशर ये होता है 2s/d। ये प्लीज याद रखो, ये काम की चीज है। बच्चों एक ना मल्टीपल में हमेशा, मतलब मैं ना, ये सारे मल्टीपल हैं बिलीव, हाँ, मल्टीपल के लिए तो ना बच्चों एक बात में माइंड में बात हमेशा रखो कि ये ना सारे क्वेश्चन से आप एक पैटर्न देखना, मल्टीपल में आपको पता ही है कि पार्शियल मार्किंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना जो आसान ऑप्शंस हैं उनको तो मार्क कर दो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी 1 सेकंड में निकल आएगी, ठीक है, और टेंशन निकालने के लिए बड़े सारे स्टेप्स हैं, तो वेलोसिटी मार्क करके आगे बढ़ जाओ, वेलोसिटी वाले मार्क्स तो पक्के करो ना। मैं उस केस में कह रहा हूँ जब, मतलब फॉर दोज जो उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते फिजिक्स में, मतलब जो थोड़े से मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं वो तो फटाफट करो। ऐसे ही आप देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी बहुत जल्दी निकल आएगी सीधा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। टॉर्क वाला काम थोड़ा सा लंबा है, ये फोर्स वाला।
उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सेम गोज विद फोर्थ क्वेश्चन, वाटर राइजेस वाला बहुत आसान है, फोर्स वाला फिर अगर फॉर्मूला आता होगा तभी निकाल सकते होगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। सर मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स आया कैसे, क्योंकि वाटर के ऊपर ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये कैसे इसलिए आएगा? आता है कि बाहर पी नॉट है प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है वो पी नॉट से कम है। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, मान लो और कुछ ना समझ आ रहा हो, सी डी से तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो आंसर, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी पार्ट है इसका अगर आप टॉप व्यू बनाओ, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो इसमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। पहले ऐसे मतलब किसी भी रेडियस आर पे लेके कि ऐसे वायर है, उसके कारण आप निकालोगे कि कितनी फील्ड आती है। उस फील्ड को फिर मल्टीप्लाई करके, मतलब उस फील्ड के कारण आप फोर्स निकाल लोगे। नहीं तो एक दूसरा कई तरीके से हो सकती है इंटीग्रेशन। मतलब ये, नहीं तो दूसरा तरीका है कि हर पेयर लो, मतलब इसके ऊपर जितने पॉसिबल पेयर्स हैं हर पेयर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। ये लंबा है वैसे, तो सी डी वाला पार्ट आसान था, वो फटाफट करके आगे बढ़ सकते थे। सर वो समझ में नहीं आया ये कैसे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटीग्रेशन लगेगी, कैसे सर? मतलब ये ऐसे, इसके कारण ये ऐसे वायर्स हैं, सारी वायर्स अंदर को जा रही हैं, इसके कारण आप सेंटर पे फील्ड निकाल सकते हो। यस सर। तो अब, तो ऐसे करते करते इसको इंटीग्रेट करते हुए, सर फिर वो सेंटर पे आ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगा? नहीं इसको इस तरह से करो, इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है।
कुछ ऐसा कंसेप्ट यूज होना चाहिए कि मतलब अगर मैं इसका कुछ ऐसा पार्ट लूं कर्व्ड, ये सारा तो सेम डिस्टेंस आर पे है। हम्म अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ इतने पार्ट के ऊपर, मतलब आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वाली हो गई, यस सर। तो वो तो यूनिफॉर्म ही है। यस सर। तो उसको मैं स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट, फोर्स निकालने के पर्पस के लिए, यस सर। है ना। तो वो फिर आई बी टू आर बन जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये तो इस वायर के एंड्स पे आई ना, मतलब किसी आर डिस्टेंस पे लेंगे तो। आर डिस्टेंस पे, यहाँ ये वाली वायर के एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब इसके ऊपर फोर्स एंड कैसे के ऊपर निकालेंगे? मतलब, एंड के ऊपर मतलब ये अपने ने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली वो सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड हाँ निकाल ली, हाँ हाँ, यस, और अब उस सर्कुलर आर्क को अपने ने एक वायर मान लिया। हाँ अब इस वायर के ऊपर जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ये तो एंड के ऊपर है ना, जो बी लिख रहे हैं, ये तो आर डिस्टेंस पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के अपर और लोअर एंड के ऊपर होगा। नहीं नहीं, हम तो सीधा ये यूज कर रहे हैं ना, मतलब आप ऐसे सोचो, ये है वायर, इसके हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म फील्ड है, यस सर। तो आप इसके ऊपर फोर्स तो लिख सकते हो ना। हम्म। हाँ जी सर, वो वैसे सोच लिया, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हर एक जी फोर्स लिख के उनको इंटीग्रेट कर दें सेंटर की तरफ क्या एक। क्या करके फिर बोलो। हाँ, वो हर एक जगह एक फोर्स लिख के फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नेट लेफ्ट में फोर्स आएगी, और वो इस वायर को मान के करेंगे तो वही आएगी। हाँ हाँ, वही वही एग्जैक्ट, यस। ओके सर। सिक्स बच्चों है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इसमें क्लियर है कैसे करना है क्या करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा हमें सोचना नहीं पड़ रहा। सेवन्थ बच्चों कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये तो हर पार्ट अपने आप में एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं जरूरत करने की। सर मतलब ये जो मैच फॉलोइंग वाले हैं, इनमें हम्म, अपने कोई ऐसे पर्टिकुलर एक दो केस मान के अगर सॉल्व करेंगे तो भी हो जाता है। तो तो जैसे मतलब ये इसमें कि आर बेस्ट के हो गया है, मैच है ना हाँ। तो। ये ना अभी वाले ऑनलाइन टेस्ट के लिए ये बहुत सही हो गया है कि आपको पूरा तो मैच ही नहीं करना पड़ता। तो सर इनमें से जो एक दो आसान है, जैसे जो हाँ आर शायद जो दिख सक जैसे एस दिख रहा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मल टाइम पीरियड से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। हम्म ये भी आसान है, आर वाला भी कंपैरेटिवली इजी है। फिर आर वाला वहाँ पे मेरा अलग आ रहा था, वो आर वाला बता दो सर। इसमें क्या ये ब्लॉक जो है वो क्या दिया हुआ है, रेस्ट पे क्या है। ब्लॉक ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट पे होगा, फिर इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करवाएंगे। अच्छा अच्छा, वो हिंज नीचे है, ठीक है। नहीं यार, तो मुश्किल वाला केस है, आसान नहीं यार। सर एक फीलिंग बता सकते हो, जैसे इनमें
कई ऑप्शन है जो नॉर्मल टाइम पीरियड से काफी ज्यादा वेरिएट कर रहे हैं कि उससे हम ऑप्शन भी, जैसे ऑप्शन से मैं देखूंगा तो पी या में 3 या 4 हो सकता है, तो और 3 या 4 में बहुत अंतर है इसकी जो वैल्यूज है। वो 6 के आसपास तो है ही कम से कम, 6 8 के आसपास या 3 वाला। तो इन RS में से कौन से का ज्यादा टाइम पीरियड होगा ऐसे कंपेयर, मतलब फीलिंग, वो थोड़ा सा आइडिया फुल हो है तो। यार ये मतलब ना इसमें इसका तरीका तो देखो ये होता है कि जैसे इसमें आपको क्या करना है, नहीं यार मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा ही है, मतलब इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर ये एक्स खिंचा है तो एक तो आपको हर पुली के लिए लिखना पड़ेगा कि उस पे जितनी फोर्स, मतलब हर पुली को रेस्ट पे लाने के लिए मासलेस होंगी ना ये सारी पुलीज, हाँ आइडिया है। तो उसके हिसाब से इनकी एक्सटेंशंस के बीच में रिलेशंस लिखने पड़ेंगे, मतलब इतना आसान नहीं है। तो मतलब इन क्वेश्चन में हमें वो फीलिंग वाला तुक्का भी नहीं लगाना ना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आईआईटी फिजिक्स में वो नहीं चल पाएगा आपका ऐसा सिस्टम। सेवेंथ के जो ये पी वाला पार्ट है, इसके अंदर इन्होंने सीधा कंस्ट्रेंट लगा के करा हुआ है, जो अपने हाँ नॉर्मल मल्टीपल क्वेश्चन, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रेंट से हो जाता है, एनर्जी से हो जाता है। मतलब उससे इन्होंने एक स्टेप नहीं कर दिया, इन्होंने क्या करो, उससे इन्होंने एक स्टेप के अंदर ही कर दिया। नहीं तो भी फोर्सेस के तो रिलेशंस लिखने ही क्योंकि पड़ेंगे। स्ट्रिंग के अंदर फोर्स तो एक कांस्टेंट ही रहेगी पूरे स्ट्रिंग के अंदर, जो बीच वाला है कॉमन स्ट्रिंग है, तो फिर कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो x1 x2 x3 सबको ऐड करके। हाँ वही कह रहा था मैं, जो हमने देखा अभी, वही मैं जो कह रहा था आपको कि वैसी एक्सटेंशंस लिख के उनको रिलेट कर दिया। फिर वैसे असल के अंदर ऐसे मैट्रिक्स आते हैं? ऐसे नहीं आते, जैसे इसके अंदर तो ये है ना कि हर पार्ट ही आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। नहीं सर, वो ऑप्शन पूछ रहा, मतलब ऐसे ऑप्शन वाले ABCD के अंदर मैट्रिक्स। ऐसे ही आते हैं अब तो, अच्छा ये सर। बहुत आसान हो गया है मैट्रिक्स में। मतलब अब मैट्रिक्स मैच वैसे नहीं आता कि मतलब आपको सारा सोचना पड़े, वो ऑप्शंस बना के ही डालते हैं। हाँ सर, मतलब अगर पहले ऑप्शन देख लेना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन से पूरा मैट्रिक्स हो रहा होता है, जैसे हाँ इसमें यस, आर के। बिल्कुल बिल्कुल एक से हो जाता है, ये बहुत सही हो गया अब। मतलब वी डोंट नो कि आपके टाइम भी ऐसा ही होगा, बट अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो एक्चुअली मैट्रिक्स मैच बचा ही नहीं है। हाँ जी सर। मतलब जैसे एकदम ही देख के पता चल जाता है ना कि भाई केस ही दो तीन देखने हैं, अब जैसे एस है, एस का पता ही है यार 2 या 3 में से ही आएगा, तो उस तरह से बहुत एलिमिनेट होके जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। यस सर। ये वाला हुआ बच्चों अगला। नहीं सर, ये पेपर में नहीं हुआ था, आइडिया नहीं पता। ये तो एकदम देख के पता चल रहा है पढ़ते सार कि ये उस टाइप का है, बस कि आपको वो बनानी है वाइब्रेशंस।
कि जैसे आपको वो दे दिए ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो क्लैम्प्ड है, तो जो वेव बनेगी वो उस टाइप की ही बन सकती है जहाँ पे वो ए और बी नोड्स बनेंगे। हाँ जी। तो आपको सिर्फ उतना ही चेक करना है, नोड्स वाला। सर एक बार कोई भी एक करके दिखा दो। हाँ मैं दिखा देता हूँ। जैसे सर इसका आंसर सिर्फ पी सॉल्व करके आ रहा था। हाँ एक तो ये प्लीज जरूर देख लिया करो, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना कि इतनी जल्दी पता चल जाता है। देखो इसमें आपको क्या देखना है, सी ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो नोड्स हैं, तो उनके बीच में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और इधर से जो फ्री एंड्स हैं वो 10 है। तो आपको जो कंडीशन बनानी है वो इस तरह की बनानी है कि यहाँ पे एंटी नोड बनना चाहिए फ्री एंड पे, और यहाँ नोड बनना चाहिए। अब नोड और एंटी नोड के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? λ/4। हाँ तो या λ/4, ये तो ये अगर याद ना रहे तो सीधा वेव बना के देख लो कि हाईएस्ट वाला होता है नोड, तो जीरो वाला नोड है, हाईएस्ट वाला एंटी नोड है। तो क्या पॉसिबल डिस्टेंसेस हो सकते हैं कि या तो λ/4 होगा, या 3 λ/4 होगा, या 5 λ/4 होगा, एंड सो ऑन। ये केस हो गया। इधर से दूसरा है नोड और नोड के बीच वाला। तो नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, देखो क्या हो सकता है, λ/2, 2 λ, एंड सो ऑन। ये λ/2 हो गया, अगला लैम्डा हो गया, फिर 3, मतलब λ/2 के मल्टीपल्स बेसिकली। तो तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके जो लैम्डा आ सकता है वही आएगा। सारे केसेस में यही करना है बस। ये आसान है। अगर बच्चों ये नहीं याद तो प्लीज ये रिवाइज भी कर लो, ये वाला पार्ट और डॉपलर वाला पार्ट। इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं हमेशा, इनमें टफ बनता ही नहीं है, और आना तो है ही इन चैप्टर्स में से भी। आगे थर्मो अगेन आसान है, कुछ भी नहीं है, फिर एक आधा पार्ट करो आंसर आ जाएगा। थर्मो रिवाइज कर लो प्लीज अगर नहीं की हुई। 10th वाले में तो बड़े भोले थे सर। क्या? 10th वाले के अंदर इन्होंने बड़ी भोलापंती कर दी। 10th वाले में सिर्फ पी से आंसर आ रहा था, पी सबसे ज्यादा आसान है ये जो 10th वाला है ना, बाकी सारे अच्छा 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 ठीक है। चलो सर ये 12th वाला तो समझ में नहीं आया था वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था। ट्वेल्थ यार कुछ भी नहीं है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसके अंदर आपको क्या कंडीशंस बनानी है? आ, एक तो आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन,
कि मान लो ये कुछ भी x दबा, तो जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है प्लस mgx इज द एनर्जी गिवन टू गैस, उससे कंडीशन आ गई। Yes. सारा एडियाबैटिक ही है तो और कहीं तो एनर्जी जा नहीं सकती। दूसरा कि x दबा के इसको जो नया प्रेशर बना उस प्रेशर के हिसाब से वो इसके mg को बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो मास लिख दो, एरिया मतलब वो अज्यूम कर लो, अपने आप कट जाएगा। थर्टींथ बच्चों आपको पता है स्टैंडर्ड केस है बस, है ना, एक ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये और बाकी तो जो ग्लास स्लैब्स के कारण आएगी शिफ्ट वो वाला। सर 14 वाले में डाउट है, पेपर में हुआ नहीं, काफी कुछ दे दिया एक में। 14 तो भाई प्रीवियस ईयर है। देखो पहले तो सिंपल वर्क फंक्शन लगा के काइनेटिक एनर्जी निकल आई यस सर। इलेक्ट्रॉन की। अब आपको कहा है कि उसको हीलियम +2 वाले में डाला, तो के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन की बात ही हो रही है। यस सर। तो कहा है कि वो उसके साथ कंबाइन करके हीलियम एटम बना रहा है, फोटोन निकल रहा है। और जो हीलियम एटम है मतलब इसकी आप एनर्जी निकाल सकते हो, डिफरेंस इन एनर्जी कि +2 से अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाला बना, मतलब फर्स्ट स्टेप से एनर्जी आ गई एक, मान लो ये एनर्जी 10 आ गई। अब इस एनर्जी का कुछ पार्ट जाना है ये हीलियम 2+ से थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाला हीलियम बनाने में, वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा। ठीक है, यस सर। तो जो बची एनर्जी वो फोटोन की है। ओके ओके सर। ये नहीं होना चाहिए बच्चों प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन आ जाए और फिर हम ना कर पाए। सेवनटीन्थ एलसी सर्किट हो गया। 16 के अंदर सर एक बात है, कंडक्टिंग शेल 2q 2 पॉइंट चार्जेस u शेल इज अर्थ। क्या डाउट है? सर इसके अंदर इनिशियल चार्ज इसके ऊपर वो बार वाले सरफेस पे +q आएगा हम्म और फाइनली -3/4q आएगा। बट इन्होंने ऐसा कर रखा है कि ΔQ = 3q - 3 -3/3q/4। ये 3q क्यों कर रखा है? इनिशियली तो q था। एक सेकंड में देख लेता हूँ। इन्होंने क्यू चार्ज माना है जो अर्थिंग के बाद है। हाँ जी सर। तो उससे उन्होंने लिखा है कि आप कह रहे हो ये टर्म कैसा ही 3kq/4r वाली? नहीं नहीं सर, वो तो फाइनल चार्ज -3/4q आ गया।
और हाँ इनिशियल चार्ज के ऊपर बार क्यू था। अच्छा अच्छा, तो ये इन दोनों मिसप्रिंट का है डिफरेंस होना वो, चाहिए ना। 2Q होगा, हाँ ठीक है वो तो। फिर इन्होंने आंसर भी उसके हिसाब से निकाल रखा, अगर सीधा क्यू होता तो 7/4 आता। मेरा वो आया था। हाँ हाँ वही आएगा। वो तो, नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, रुको, इन्होंने 3Q इसलिए माना है कि अ, इन्होंने उसको भी इकट्ठे कंसिडर किया है जो चार्ज क्यू अंदर रखा हुआ है, कैसे सर? उस उसके साथ निकाला है इन्होंने ये। सर शेल है तो सिर्फ सरफेस वाला चार्ज नहीं जाएगा ग्राउंड में, अगर शेल में अर्थ करेंगे तो। नहीं, तो ये थोड़ी जरूरी होता है कि सरफेस जितना चार्ज है वो सारा चला जाएगा। नहीं सर, अपन ने सरफेस के ऊपर फाइनल चार्ज निकाल लिया और सरफेस के ऊपर अपने को इनिशियल चार्ज पता था, वो क्यू था। सरफेस के ऊपर इनिशियली चार्ज 3Q था ना, सर 3 क्यू था। आउटर सरफेस पे। क्यों जो सर? अंदर चार्ज Q है उसके कारण अंदर वाली साइड -Q आएगा, हाँ जी सर। और आउटर सरफेस पे तो 3Q ही आया चार्ज। नहीं 2 क्यू आ गया ना सर फिर तो। हम्म नहीं क्यू, सर अंदर वाली सरफेस में -क्यू इंड्यूस होगा, बाहर वाली सरफेस पे क्यू इंड्यूस होगा। नहीं नहीं, टोटल चार्ज 3Q है, मतलब शेल के ऊपर चार्ज 2Q था, अंदर वाली साइड अगर -Q इंड्यूस हुआ तो बाहर तो 3Q होगा। अच्छा सर सॉरी, वो नहीं पढ़ा था, मतलब वो डायग्राम देख हाँ के करा था मैंने। हाँ, सॉरी। सर ये 17 भी नहीं समझ में आया था मुझे। इसमें वो इक्वेशन लिखो, और करंट जो मैक्सिमम होगा तो करंट का di/dt 0 कर दो, उससे कंडीशन बन जाएगी। इक्वेशन नहीं दिखने आ रही थी। फिर सर मैं वापस ट्राई कर दूंगा। हाँ हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं। 18th बच्चों स्टैंडर्ड केस है ना। हाँ जी सर। चलो ठीक है भाई, बच्चों थोड़ा सा मतलब उतनी टेंशन मत लो, ठीक है, टेस्ट थोड़े टफर साइड पे हैं, बस ये देखो कि जो जो कंसेप्ट्स इनसे गैदर करने वाले हैं वो करो बच्चों। इन टेस्ट में भी और जेई वाले टेस्ट में भी, मतलब मैंने आपको पहले भी जब कभी अपनी बात हुई है मैंने एक बात बोली है, यूनिट्स वाला चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको, वेव्स वाला, थर्मो, वेव ऑप्टिक्स, करंट, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पक्के करो, ये नहीं गलत होने चाहिए कभी भी, ठीक है। चलो ओके बच्चों, लगे रहो। थैंक यू सर। सर वो पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मैं भेज देता हूँ आपको, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। यस, थैंक यू सर। और सर वो ना एक छोटी सी चीज थी कि वो उसकी थ्योरी दे सकते हो सर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और ग्रेविटी वाला, मतलब उसकी डेरिवेशंस वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की डेरिवेशन, हाँ सर, मुझे उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी, क्योंकि वो 3-4 बार आ गया मेरा, अभी तक वो सही नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। आप मेरे को ना मेरे फोन पे एक बार व्हाट्सएप कर दो,
मतलब जी सर। मतलब ये लिख दो, मैं आपको रिप्लाई पे मैं वो भेज देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला। ओके सर, आपका सर नंबर कहाँ से है? मेरा नंबर है, बच्चों और भी किसी को कुछ पूछना हुआ प्लीज आस्क। 9876268841। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर।